गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 8 चला हुआ है इकोनॉमिक्स में, जिसका नेम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट्स के केस में सबसे पहले हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे, जिनमें से एक था कि इक्विलिब्रियम आउटपुट किस सिचुएशन में होता है। ये कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और एक हमने इसकी अल्टरनेट अप्रोच भी स्टडी की थी, जिसमें हमारे पास आया था कि इक्विलिब्रियम आउटपुट और किस कंडीशन में होता है, किस सिचुएशन में होता है, व्हेन आवर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट कौन सी है? ये है प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। यहां हम कहेंगे इसको एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। तो यहां अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम दो अप्रोचेस का यूज करके स्टडी करते हैं, जिनमें से फर्स्ट अप्रोच जो रहेगी वो है हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है ये अभी आपको पता है कि डिजायर्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि व्हाट द बायर वांट टू बाय इन एन अकाउंटिंग ईयर, और या उसके डिजायर्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी बाय द बायर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? प्लान आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट बाय द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी और इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में व्हाट द प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। तो यहां हम डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट से रिलेटेड सबसे पहले कुछ अजम्पशन है। ये अजम्पशन आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं, तो एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं कि सबसे पहली बात, जब हम अल्टरनेट अप्रोच के बारे में स्टडी कर रहे तब हमने एक चीज क्या एज्यूम की थी कि देयर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी। या इक्विलिब्रियम आउटपुट we will study in the context of two sector economy only. Two sector economy means जहां household sector है और producer sector है, या हम कह सकते हैं there is no role of government in that economy. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वी विल एज्यूम एज अ ऑटोनोमस। ऑटोनोमस हम किस को कहते हैं कि व्हेन इन्वेस्टमेंट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। की लेवल ऑफ इनकम कुछ भी होता रहे, हमारे जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इनकम के कम होने या ज्यादा होने का हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी कंडीशन में हम इसको ऑटोनोमस कहते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एजम्पशन है वो क्या है? प्राइस विल रिमेन सेम या प्राइस लेवल रिमेन कॉन्स्टेंट। ये हमने जब हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कंसेप्ट जब हमने स्टार्ट किए तब भी हमने पहले ही स्टार्टिंग में ये एज्यूम किया था कि देयर इज नो चेंज इन द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो क्या है? वो है इक्विलिब्रियम आउटपुट। जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं शॉर्ट रन में, कि वी आर स्टडिंग इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमाइंड इन शॉर्ट रन। तो चलिए अब देखिए कि इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर 7 जो इससे पहले हम कर चुके हैं उसमें हमारे पास आया था कि इनकम इज आइडेंटिकल विद द एग्रीगेट सप्लाई। तो जैसे अगर हम मान के चले हमारी इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है? क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन हमें पता है कि चाहे हमारी इनकम 0 हो तब भी कुछ ना कुछ हम कंज्यूम करते रहते हैं, तो ये हमारी कंजम्पशन रही। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जैसे कि हमने कहा था कि ऑटोनोमस है, कि इनकम में चेंज होने का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको एक कांस्टेंट ले लिया। मींस यानी कि 40-40 रहेंगे हर एक कंडीशन में, चाहे इनकम जो भी हो। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया हमारा एग्रीगेट डिमांड 80, 160, 240। और यहाँ पर ये किस कंडीशन में इक्वल हो रही है? कि जब हमारी इनकम 400 थी उस टाइम पे हमारे एग्रीगेट डिमांड जो थी वो, या हमारे कंजम्पशनल और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों मिला के कितने थी? 400। और इससे पहले क्या सिचुएशन रही है कि हमारे एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशनल और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इस 400 से पहले वो ज्यादा थे एज कम्पेयर टू अवर इनकम। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या हुआ? इस पॉइंट के बाद क्या हुआ कि हमारी इनकम ज्यादा है और ये एक्सपेंडिचर कम है। तो इसका यूज करके अब हम डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट की, वो देखिए। हमने एक चीज देखा कि हमारी इनकम जो है वो क्या है? पॉजिटिव स्लोप है उसकी, जो कि 45 डिग्री एंगल को शो करती है। ये एक तरह से रेफरेंस लाइन है
जो हमारी इनकम को शो करती है। ये आपके चैप्टर नंबर 7 में भी आ चुका है। और जो हमारे कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर हैं वो इस तरह से हैं कि कभी भी ये जीरो से स्टार्ट नहीं होते, क्योंकि जब हमारी इनकम जीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, इसलिए ये वाई एक्सिस से शुरू होती है। ये लाइन वाई के ही किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है। ये हमारे कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर। और रही बात इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, क्योंकि हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या है, ऑटोनॉमस नेचर के हैं, कि इनकम कुछ भी होती रहे ये अनचेंज रहेंगे, ये सेम रहेंगे, यानी कि ये हमारे रहे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब हमें इस अप्रोच का यूज करना हो कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए मैं इस ग्राफ में मैं ये तीनों ही पॉइंट यहां पर स्टडी कर रहा हूं कि ये रहा हमारा इनकम। ये लाइन किसको शो कर रही है, इनकम को कहिए या एग्रीगेट सप्लाई को। और ये रहे हमारे कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर ये थी, जब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कुछ ना कुछ करेंगे तो ये हमारा जो लाइन थी यहां से किस तरफ मूव करेगी, वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगी, और ये यहां से यहां चली जाएगी। यानी कि ये लाइन यहां पर अब किसको शो कर रही है, सी प्लस आई को। ध्यान दीजिए एक बार और कि ये है हमारी इन्वेस्टमेंट, ये लाइन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को शो कर रही है, ये लाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शो कर रही है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये लाइन यहां से इस तरफ मूव करती है, जो ये क्या शो कर रही है कि हमारे कंजम्पशनल और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये रहे। और जहां पर ये ई पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि इस ई पॉइंट पे हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल, और इसकी वैल्यू क्या है, किस वैल्यू पे है, 400 पे। तो एक तरह से ये हमारा क्या पॉइंट रहा, ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम इनकम का पॉइंट रहा, और इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारे यहां पर कितनी है, 400। तो क्या होता है कि अगर ये पॉइंट तो देखिए ये शो कर रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। क्या होगा अगर किसी केस में ऐसा हो जाए कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, या एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए हम वही स्टडी करते हैं। सपोज करिए ऐसा हो जाए कि एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, कि एक प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है इन कंपैरिजन विद द एग्रीगेट डिमांड, तो उस केस में क्या होगा, सम ऑफ द गुड्स रिमेन अनसोल्ड, क्योंकि सप्लाई अगर ज्यादा होगी और डिमांड अगर कम होगी तो कुछ ना कुछ जो गुड्स होंगी वो अनसोल्ड रह जाएंगी। दैट क्रिएट द सिचुएशन ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक। अब वो जो अनडिजायर्ड स्टॉक है, अनडिजायर्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए अब क्या होगा, अगर हमारे पास अनडिजायर्ड स्टॉक है तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम वी विल प्लान टू कट इन प्रोडक्शन। तो ऐसा ही सेम यहां होता है, प्रोड्यूसर विल प्लान टू कट इन प्रोडक्शन टू क्लियर दिस अनवांटेड स्टॉक, कि नेक्स्ट टाइम वो क्या प्लान करेगा कि जो भी उसकी प्रोडक्शन है उसको कम कर देगा, और रिजल्ट कहां पर आ जाएगा, फिर दोबारा से जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो दैट विल बिकम इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। सेम ऐसे ही अगर सिचुएशन हमारे पास क्या हो, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, कि इकोनॉमी में डिमांड हो रही होगी लेकिन हमारे पास इतनी गुड्स नहीं होंगी कि उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो इन दैट केस वी विल हैव टू सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। तो इस केस में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर इस सिचुएशन को सॉल्व आउट करने के लिए नेक्स्ट टाइम ही विल प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो रीबिल्ड द डिजायर्ड स्टॉक। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को, नेक्स्ट टाइम ही विल प्लान टू ग्रेटर प्रोडक्शन। तो जब वो और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो क्या सिचुएशन रहेगी कि जो सप्लाई हो जाएगी दैट विल बिकम द इक्वल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो हम दोबारा से फिर उसी इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे आ जाएंगे। ये हमारी अप्रोच थी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर हम दूसरी अप्रोच की बात करें तो वो हमारी क्या है, डिजायर्ड सेविंग इज इक्वल टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। तो उसमें क्या है, तो जैसे यहां देखिए हमें पता है कि जितनी भी हमारी इनकम होती है या तो हम उसको कंज्यूम कर देते हैं या उसको सेव कर लेते हैं। तो सेविंग हम कैसे निकालेंगे, यहां से हमारी माइनस के 42 है सेविंग, यहां से माइनस के 20, यहां से 0, यहां से 20 और यहां से 40। तो जहां भी, और यहां पर हमारी जो सेविंग है वो है 60 की, और यहां पर जो हमारी सेविंग है वो क्या है, वो रहेगी 80 की। तो एक चीज देखिए, जहां पर जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है वो क्या कहती है, वेयर S इज इक्वल टू I, इन दैट सिचुएशन वी कैन से
दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट सिचुएशन। और ये देखिए, इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो भी सेम यही था कि 400 पे ही हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट था, क्योंकि इस 400 पे ही हमारी एग्रीगेट डिमांड या हमारी इनकम इक्वल किसके थी, एग्रीगेट डिमांड की, मीन C + I के। और अगर हम दूसरी अप्रोच को फॉलो करते हैं तब भी हमारे पास यही सिचुएशन आ रही है कि इसी 400 के लेवल पे ही हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल थी। तो यहां पर अगर हम बात करें सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच की, तो इस अप्रोच में हमारे पास किसका यूज होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। सेविंग फंक्शन इससे पहले 7 चैप्टर में भी आ चुका है, जो जिसमें क्या बताया गया था कि S इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद द इनकम, कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारी सेविंग भी इंक्रीज होने लगती है। और जब हमारी सिचुएशन क्या होती है, स्टार्टिंग में हमें पता है कि हमारी इनकम से जब इनकम 0 हो या इनकम स्टार्टिंग में क्या होती है, इनकम कम होती है, हमारे कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, उस केस में हमारी सेविंग क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, जैसे कि इससे पहले भी रही है कि -20 -40। तो इस केस में देखिए क्या होता है। और आई फंक्शन की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए, ऑटोनोमस है, यानी या हम कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एट द लेवल ऑफ इनकम, कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है फंक्शन है, ये क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके बेस पे डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है इक्विलिब्रियम आउटपुट की, वो देखिए। तो जैसे देखिए ये हमारा एक जैसे ग्राफ है, ग्राफ पे हमने क्या किया, OY एक्सिस पे हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को शो किया, OX एक्सिस पे हमने इनकम या GDP को शो किया। तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, ऑटोनोमस है, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि ये हमारी कांस्टेंट रहेगी। और सेविंग फंक्शन हमें पता ही है कि स्टार्टिंग में नेगेटिव होता है, फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है ये पॉजिटिव होने लगती है, यानी कि जब यहाँ पर ये पॉइंट आपस में मैच कर रहे होंगे तब हम कहेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है, जिस भी पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, सपोज करो यहाँ पर E पर मिल रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एक बार इसको ध्यान से देखिए कि ये सेम पॉइंट है कि ये वहां पर होगा, जैसे कि अब हमने टेबल में भी देखा था शेड्यूल में, कि जहां पर ये हमारे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मैच कर रहे होंगे, उसी सिचुएशन में ही आपस में S और I इक्वल हो रहे होंगे। तो मीन्स यहां पर, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो यहां पर पॉइंट था कि जो हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का यूज करके इक्विलिब्रियम आउटपुट कैलकुलेट की, जब वो आपस में इक्वल हो रहे होंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, उसी सेम कंडीशन में ही यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रही होगी हमारे पास, यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल आ रही होगी। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये वो सिचुएशन है जहां पर इक्विलिब्रियम आउटपुट की सिचुएशन हमारे पास होती है। तो ये हमारे पॉइंट थे कि इक्विलिब्रियम आउटपुट का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, और स्पेशली तब जब हम अलग अलग अप्रोचेस का यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच का यूज कर रहे हो, या यूज कर रहे हो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग का। तो इन दोनों केस में, अब जैसे अगर इस केस में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारी सेविंग इज ग्रेटर देन इनकम, या हम ये कहें कि इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, तो उस केस में क्या रहेगा कि जब हम सेविंग इस अप्रोच की बात कर रहे हो कि I इज इक्वल टू S, अगर ये इक्वल ना हो तो क्या होता है। देखिए अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए हमारे पास कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है हमारे वो कम हो जाए, और सेविंग, ये एक सिचुएशन ना हो, हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाए, सेविंग इज ग्रेटर देन इनकम, तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो यहां पर हमारे सामने क्या सिचुएशन आएगी, तो जैसे कि हमें पता ही है कि अगर हम सेविंग ज्यादा करने लगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हम एक्सपेंडिचर कम कर रहे होंगे। तो एक्सपेंडिचर कम कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहां अगर हम बात करें कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी लेस देन व्हाट इज नीडेड टू बाय द प्लांट आउटपुट, कि ये वो सिचुएशन है कि जब हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है प्लांट आउटपुट को परचेज करने के लिए वो कम हो रहे हैं, सेविंग ज्यादा हो रही है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका दैट विल बी रिजल्टेड इन अनसोल्ड स्टॉक। अब अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा क्योंकि हम एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रहे, तो एक्सपेंडिचर हम नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है, अनसोल्ड स्टॉक। और अनसोल्ड स्टॉक के केस में नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर क्या प्लान करेगा, दैट ही विल प्लान टू रिड्यूस या कट द
प्रोडक्शन, और लेसर जब प्रोडक्शन होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जब प्रोडक्शन कम होगी तो प्रोडक्शन कम होने का रिजल्ट क्या होगा, लेस प्रोडक्शन रिजल्टेड इन लेस इनकम, और लेस इनकम रिजल्टेड इन लेस सेविंग, और ओवरऑल हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, सेविंग कम होने लगेगी, और सेविंग कम होने लगेगी तो इट विल बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास वही सिचुएशन आ जाएगी, मीन्स हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास दूसरी सिचुएशन आ जाए कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन सेविंग, तो इस केस में क्या होगा कि अगर हमारा आई इज ग्रेटर देन सेविंग हो तो उस केस में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और या ये हम कहें कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्लान आउटपुट, दैट विल क्रिएट अ सिचुएशन या इट विल रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और यहाँ पर सेविंग कम है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास कि हमारी सेविंग या एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम पड़ रही है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है। क्योंकि जब हम सेव कम कर रहे हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो तो उसका रिजल्ट किस पे आता है, उसका रिजल्ट इस पे आता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और सेविंग कम है, तो इस केस में क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड रह जाएगी। क्योंकि अगर हम ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं तो सामने क्या रहेगा कि जो प्लांट की गई थी आउटपुट उससे ज्यादा हमारे अगर एक्सपेंडिचर हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, रिजल्ट आएगा अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर हैव टू प्रोड्यूस मोर या प्लान टू प्रोड्यूस ग्रेटर देन द लास्ट प्रोडक्शन। इसके केस में क्या होगा, फिर हायर आउटपुट होगी, और जब ज्यादा प्रोडक्शन की जाएगी हायर आउटपुट विल रिजल्टेड इन हायर इनकम, और हायर इनकम विल बी रिजल्टेड इन हायर सेविंग। तो सिचुएशन हमारे पास दोबारा से फिर वही आ जाएगी कि जब सेविंग बढ़ने लगेगी तो इसका भी रिजल्ट हो जाएगा ये हमारे इनकम के, और यहां पर भी जो हमारी सेविंग है दैट विल बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी अगर इनमें से कोई भी कम ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है या सेविंग ज्यादा होती है। देखिए अगर सेविंग ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, अनसोल्ड स्टॉक रहेगा, और अनसोल्ड स्टॉक के केस में अनसोल्ड स्टॉक जब रहेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा, इनकम कम होगा, और इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी, और सेविंग जब कम हो जाएगी तो रिजल्ट ये आ जाएगा। और इस केस में क्या है, अनफुलफिल्ड डिमांड है, अनफुलफिल्ड डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, और सेविंग बढ़ेगी तो वो ओवरऑल लास्ट में इक्वल आ जाएगी हमारे इन्वेस्टमेंट के। तो ये हमारे रिजल्ट रहेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे होता है, और कोई भी चीज अगर इनमें से कम या ज्यादा हो जाए तब क्या होता है। तो ये आज के लिए टॉपिक थे जो आपको स्टडी करने हैं इकोनॉमिक्स में।